Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13 July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Long March 10B reusable rocket of China. Important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स या रॉकेट्स। रॉकेट्स मतलब लॉन्च व्हीकल जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए, उसको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए। तो जनरली जो हमारे ट्रेडिशनल रॉकेट्स होते हैं या लॉन्च व्हीकल्स होते हैं वो अपना काम करने के बाद यानी कि पुटिंग द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट, उसको करने के बाद it burns up in the atmosphere itself या it falls back into the ocean। इसका मतलब इनका इस्तेमाल बस एक ही बार किया जा सकता है। they can be used only once, expendable, उसके बाद वो किसी काम के नहीं रहते। तो इस कारण से होता क्या है कि स्पेस लॉन्चेज का, स्पेस में जो सैटेलाइट लॉन्चेज है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक रॉकेट एक ही बार यूज किया जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए अब डेवलप किए जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स जो रीयूजेबल कैटेगरी के होंगे, उनको कहा जा रहा है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। उनकी खासियत ये होगी कि ये स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के बाद अ पार्ट ऑफ इट, जनरली द फर्स्ट पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं बूस्टर व्हीकल, या फिर इंटायर पार्ट विल बी रिकवर्ड एंड कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्च ऑफ सम अदर मिशन एज वेल। इसी कारण से इनको कहा जा रहा है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की मदद से द लॉन्च कॉस्ट ऑफ स्पेस मिशंस विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि एक ही रॉकेट को बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब करंट न्यूज ये है कि चाइना ने एक रीयूजेबल रॉकेट का सक्सेसफुल टेस्ट किया है रिसेंटली। चाइना के इस रीयूजेबल रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 10B। इसकी मदद से चाइना ने 16 मेट्रिक टन यानी कि 16,000 किलोग्राम के एक सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया। लो अर्थ ऑर्बिट 160 से लेकर के 2000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस को कहा जाता है। तो उसी लो अर्थ ऑर्बिट में चाइना ने एक सैटेलाइट को प्लेस किया विथ हेल्प ऑफ दिस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम रखा है चाइना ने लॉन्ग मार्च 10B। दुनिया भर में और किन किन देशों ने या कंपनियों ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल डेवलप किया है उसके बारे में जरा देखते हैं। तो अमेरिका की जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेसएक्स, उसने एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल डेवलप किया जिसका नाम है फाल्कन 9। फाल्कन 9 में जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको रिकवर कर लिया जाता है। फाल्कन 9 क्या करता है, स्पेस के अंदर सैटेलाइट को प्लेस करने के बाद द फर्स्ट स्टेज, द बूस्टर स्टेज इज रिकवर्ड एंड इट कैन बी यूज्ड अगेन। उसके अलावा अमेरिका की दूसरी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है ब्लू ओरिजिन, उसका लॉन्च व्हीकल है न्यू शेफर्ड। न्यू शेफर्ड इज फुल्ली रीयूजेबल, यानी कि उसका हर एक कंपोनेंट को दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, नॉट जस्ट द फर्स्ट स्टेज। लेकिन न्यू शेफर्ड क्या है कि इट कैन लॉन्च ओनली सब ऑर्बिटल, मतलब इट्स अ सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। देखिए, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल्स या रॉकेट्स वो होते हैं जो स्पेस में जाते तो हैं सैटेलाइट को लेकर के, लेकिन वहां पे वो सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्लेस नहीं कर पाते। इट अगेन कम्स बैक टू द अर्थ। सो सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल्स डू नॉट प्लेस अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सो यूएस की स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है ब्लू ओरिजिन, उसने बनाया है न्यू शेफर्ड नाम का लॉन्च व्हीकल जो फुल्ली रीयूजेबल है, लेकिन वो सब ऑर्बिटल है। इसका इस्तेमाल स्पेस टूरिज्म के लिए किया जा रहा है। तो अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसीज हैं, इन्होंने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल डेवलप किया हुआ है और वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इनफैक्ट नासा ने पहले ही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल डेवलप कर लिया था और फिर उस टेक्नोलॉजी को उसने ट्रांसफर किया है टू सम प्राइवेट स्पेस एजेंसीज। अब चाइना के बारे में हमने देखा, चाइना लॉन्ग मार्च 10B हैज रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड रीयूजेबल बूस्टर रिकवरी। तो ये टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन था। भारत के अंदर भी डेवलप किया जा रहा है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसरो डेवलप कर रही है हमारी स्पेस एजेंसी, बट इट इज नॉट बीइंग डिप्लॉयड येट। अभी टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज में है, TD स्टेज में है ये।
It has not been fully applied. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं. प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMAM. इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. जीएस पेपर 3 में जब आप सिलेबस अपना देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेगमेंट में एक स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है टेक मिशन इन एग्रीकल्चर. उससे रिलेट करके इस टॉपिक को देखा जा सकता है. सब मिशन ऑन agriculture mechanization, SMAM, was launched in 2014-15 by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. इसका मकसद है एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन को प्रमोट करना. ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स हमारे मशीनों का इस्तेमाल करें जिससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, ह्यूमन लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी. तो इसके लिए कोशिश की जा रही है कि जो एग्रीकल्चर मशीनरीज हैं वो अफोर्डेबल रेट्स में एक्सेसिबल कराए जाएं, स्पेशली टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. इसी गोल को इंश्योर कराने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन. इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को ऑन परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरीज एंड इक्विपमेंट. साथ ही साथ रूरल एरियाज में फार्म मशीनरी बैंक्स FMB इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं. फार्म मशीनरी बैंक्स क्या होता है कि कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप या फार्मर कोऑपरेटिव या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग क्या कर सकते हैं, दीज इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस कैन क्रिएट ए फार्म मशीनरी बैंक. इस बैंक के अंदर पैसे नहीं होते, इसके अंदर एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीनें रखी जाती हैं, थ्रेसर मशीन, कटर मशीन, ट्रैक्टर एंड ऑल, और उसको रेंट पे दिया जाता है. जिसको भी जरूरत होती है उस लोकल एरिया में वो रेंट पे लेता है 2-4-5 दिनों के लिए. तो फार्म मशीनरी बैंक इस्टेब्लिश करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा अंडर SMAM, या फिर फार्मर्स को असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि वो खुद के लिए एग्रीकल्चर मशीनें खरीद पाएं. इस SMAM मिशन में मेन फोकस रखा जाएगा ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, विमेन फार्मर्स एंड फार्मर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन. नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई इस स्कीम के अंतर्गत. नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 100% तक सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी ऑन सर्टेन स्मॉल फार्मिंग इक्विपमेंट्स. तो छोटे छोटे जो मशीनें हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, थ्रेसर मशीनें या नॉल, जो इस स्कीम में पहले से मेंशन किए हुए हैं कि किनको किनको स्मॉल मशीनें कही जाएंगी, वो पूरी तरह से सब्सिडाइज कर दिया गया है. फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. साथ ही साथ फार्म मशीनरी बैंक इस्टेब्लिश करने के लिए, अगर मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव यूनिट है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो फार्म मशीनरी बैंक इस्टेब्लिश करना चाहता है तो 95% तक अमाउंट को सब्सिडाइज कर दिया जाएगा. सो ये सब किया जा रहा है अंडर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जिसकी मदद से एग्रीकल्चर में ज़्यादा मैकेनाइजेशन को इंक्लूड किया जाए और इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो. ये जो आर्टिकल आया है PIB में, कहता है कि जब से इस सब मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को लॉन्च किया गया है तब से लगभग 21.61 लाख एग्रीकल्चर मशीन्स बांटे जा चुके हैं टू द इंडिविजुअल फार्मर्स. तो ध्यान रखना है आपको, SMAM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इंप्लीमेंट किया जा रहा है. इसके अंतर्गत इंडिविजुअल फार्मर्स को एग्रीकल्चरल मशीनें खरीदने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ फार्म मशीनरी बैंक इस्टेब्लिश कराया जाता है. नॉर्थ ईस्ट एरिया में 100% सब्सिडी है टू इंडिविजुअल फार्मर्स फॉर बाइंग स्मॉल मशीनरीज, एंड फार्म मशीनरी बैंक्स इस्टेब्लिश करने में 95% सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है SMAM को. तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं, क्या है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. साल 2007-8 में इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके इसको चलाते हैं. साल 2017 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का नाम चेंज करके कर दिया गया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार. रफ्तार वर्ड बेसिकली ऐड कर दिया गया. रफ्तार मीन्स रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, इट्स अ होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें तमाम एक्टिविटी जैसे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब पे काम किया जाता है। इसके अंतर्गत कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। जैसे उसी में से है ये सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ईटीसी। इसमें स्टेट्स को भी इंसेंटिवाइज किया जाता है, जो एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उनको भी मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन प्लान अंडर कैंपा। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कैंपा होता क्या है। कैंपा स्टैंड्स फॉर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया है एज पर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट ऑफ 2016। कानून लाया गया 2016 में और उसकी मदद से अथॉरिटी बनाई गई कैंपा। ये अथॉरिटी करती क्या है? देखिए, जब भी सरकार किसी भी कंपनी को अलाउ करती है टू यूज फॉरेस्ट लैंड फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक रोड, माइंस, डैम, ईटीसी, इंडस्ट्री बनाने के लिए, तो फिर जो वो कंपनी है उसको कुछ कंपनसेशन देना होता है फॉर लॉस ऑफ द फॉरेस्ट। जो भी फॉरेस्ट की कटाई करके वहाँ पे कंपनी अपना जो भी फैक्ट्री वगैरह लगाएगी, अगर ऐसा परमिशन सरकार देती है तो उस केस में द यूजर एजेंसी हैज़ टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट। कुछ फंड देना पड़ता है। तो जो फंड कंपनसेट करने के लिए देना पड़ता है यूजर एजेंसी को, दैट इज फॉर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। कहीं और जाकर के वैसा ही फॉरेस्ट लगाने के लिए, जैसे आपने 5 हेक्टेयर फॉरेस्ट को कट किया वहां पे फैक्ट्री लगाने के लिए, तो आपको 5 हेक्टेयर फॉरेस्ट कहीं और लगाने के लिए कंपनसेशन देना होगा एज ए कंपनी। किसको देना होगा? सरकार को देना होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको फॉरेस्ट लगाने के अलावा, फॉरेस्ट लगाने के लिए जो पैसा है वो तो देना ही है, साथ ही साथ कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए तो पैसा देना ही है, प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट भी आपको पे करना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द इकोलॉजिकल सर्विसेज दैट फॉरेस्ट वुड हैव प्रोवाइडेड इन द फ्यूचर। देखिए, फॉरेस्ट अलग अलग सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है अलग अलग तरीके से, उनको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट। 4 मुख्य तरीके के सर्विस हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। पहला होता है प्रोविजनिंग सर्विसेज, जिसके अंतर्गत फॉरेस्ट हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टिम्बर्स, ये सब प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है रेगुलेटिंग सर्विसेज। रेगुलेटिंग सर्विसेज जो फॉरेस्ट जिसकी मदद से नेचुरल फिनोमिना को सस्टेन करता है, वाटर का प्यूरिफिकेशन, एयर का आप कह सकते हैं CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया, ये सब रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं, इकोसिस्टम प्रोसेसेस दैट कंट्रोल नेचुरल फिनोमिना। देन कल्चरल सर्विसेज। कल्चरल सर्विसेज नॉन मटेरियल बेनिफिट दैट पीपल गेट फ्रॉम इकोसिस्टम। जैसे ट्राइबल लोग हैं, देयर लाइफ इज वेरी मच इंटीग्रेटेड विद द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के साथ काफ़ी इंटीग्रेटेड तरीके से रहते हैं, तो जो बेनिफिट दैट ट्राइबल्स आर डिराइविंग फ्रॉम द फॉरेस्ट इज नोन एज कल्चरल सर्विसेज। एंड देन सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे कि टूरिज्म एंड ऑल, ये सब सपोर्टिंग सर्विसेज हो जाएंगे। तो कल्चरल सर्विसेज में एक्चुअली टूरिज्म वगैरह आएंगे। सपोर्टिंग सर्विसेज अदर फंडामेंटल इकोसिस्टम प्रोसेसेस जैसे कि कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ये सब सपोर्टिंग सर्विसेज में आ जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर को अगर आपको काटना है वहां पे फैक्ट्री लगाने के लिए, तो आपको उतना ही, आई एम सो सॉरी, फॉरेस्ट को अगर काटना है आपको फैक्ट्री लगाने के लिए, फॉरेस्ट को अगर काटना है फैक्ट्री लगाने के लिए, तो आपको उतना फॉरेस्ट कहीं और लगाने के लिए जो पैसा लगेगा वो देना है कंपनसेशन के तौर पे, यानी कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए फंड देना है। दूसरा, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू भी देना है।
एनपीवी। अब एनपीवी ऑफ ए फॉरेस्ट इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट। इकोलॉजिकल सर्विसेज मतलब बेनिफिट्स दैट अराइज फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब इकोलॉजिकल सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू कितना होना चाहिए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया है, वो है टीएन गोदावर्मन केस, जिसमें वो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट निकालने का उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स दिया है, जिसकी मदद से द वैल्यू ऑफ सर्विसेज दैट वी डिराइव फ्रॉम फॉरेस्ट कुड बी कैलकुलेटेड। तो अगर कोई कंपनी है उसको फॉरेस्ट काटना है तो उसको कॉम्पनसेशन देना होगा एफॉरेस्टेशन के लिए प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट के लिए। अब वो जो पैसा है, जो कंपनियों ने पैसा दिया, वो पैसा कैसे इस्तेमाल होता है समझते हैं। 90% ऑफ द फंड गोज टू स्टेट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। तो जिस भी स्टेट में फॉरेस्ट को कट किया गया है उस स्टेट के कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में 90% पैसा जाएगा एंड 10% गोज टू नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। तो मान लीजिए कि एक कंपनी ने तमिलनाडु में 10 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को क्लीन किया वहां पे फैक्ट्री लगाने के लिए, और उसके लिए उसको कंपनसेशन देना पड़ा 100 करोड़ रुपए। तो 100 करोड़ रुपए में से 90 करोड़ तमिलनाडु कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में जाएगा और 10 करोड़ नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में जाएगा। अब इस तरीके से जो नेशनल फंड जमा होता रहता है दैट इज मैनेज्ड बाय अ नेशनल बेस्ड अथॉरिटी जिसका नाम है नेशनल कैंपा, नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो नेशनल लेवल पे नेशनल कैंपा है, वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट कैंपा है। और इन अथॉरिटीज का काम है कि वो फिर फॉरेस्ट को रीजनरेट करने के लिए, यानी कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन या दूसरे इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग इनिशिएटिव लाते रहें। तो जैसे तमिलनाडु की जो स्टेट कैंपा होगी वो जो प्रोजेक्ट लाएगी वो तमिलनाडु बेस्ड ही होगा, लेकिन जो नेशनल कैंपा होगी वो जो भी प्रोजेक्ट लाएगी वो पैन इंडिया होगा या विल बी कवरिंग 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। So I hope now the concept of CAMPA is clear. The ecological services provided by the forest, उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना होना चाहिए एज पर सुप्रीम कोर्ट टीएन गोदावर्मन केस, वो निकाला जाता है, प्लस फॉरेस्ट को काटा गया है तो उतना ही फॉरेस्ट कहीं और लगाने के लिए कितना पैसा होना चाहिए। ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूजर एजेंसी को कंपनसेटरी फंड देना होता है। कंपनसेटरी फंड फॉर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए 10% गोज टू नेशनल फंड मेंटेन्ड बाय नेशनल कैंपा, 90% फंड गोज टू स्टेट मैनेज बाय स्टेट कैंपा। और फिर दोनों अपने अपने हिसाब से फिर वो एक एफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज एंड इकोलॉजिकल रिजुविनेशन की एक्टिविटीज लाते रहते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द करंट न्यूज। National Campa has approved conservation and recovery action plan for Gangetic River dolphin। आपको मैंने बताया कि नेशनल कैंपा जो है वो फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स लाते रहती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को इकोलॉजिकल बेनिफिट हो सकता है। तो नेशनल कैंपा हैज़ नाउ अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट रिकवरी एक्शन प्लान फॉर गैंजेटिक डॉल्फिन। गैंजेटिक डॉल्फिन जो इंडेंजर्ड हैं और उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, उनके पॉपुलेशन को रिकवर करने पे फोकस किया जाएगा एज पर दिस न्यू इनिशिएटिव बाय नेशनल कैंपा। इसमें मेन फोकस रहेगा ब्रह्मपुत्र रिवर के डॉल्फिन्स के ऊपर। दिस डिसीजन वाज टेकन ड्यूरिंग द 7th मीटिंग ऑफ नेशनल कैंपा गवर्निंग बॉडी चेयर्ड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर। ये जो इनिशिएटिव है नेशनल कैंपा का, इट इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पैकेज, जिसके अंतर्गत पहले ही स्नो लेपर्ड, इंडियन राइनो, वाइल्ड वाटर बुफेलो या मणिपुर का संगाई डियर के कंजर्वेशन पे फोकस किया जा रहा है बाय नेशनल कैंपा। अब ये नेशनल कैंपा विल बी फोकसिंग ऑन गैंजेटिक डॉल्फिन्स एज वेल। तो पॉइंट ये है कि नेशनल कैंपा डज नॉट फोकस जस्ट ऑन कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, खाली उतना फॉरेस्ट लगा दे जितना फॉरेस्ट काटा गया है उतना काम नहीं रहता नेशनल कैंपा का। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन तो करना ही है विथ हेल्प ऑफ द कंपनसेटरी फंड गिवन बाय यूजर एजेंसी, प्लस थोड़े से स्पीसीज रिकवरी, उनका हैबिटेट डेवलपमेंट, इन सब पे भी काम करती है।
इस टॉपिक के बेसिस पे दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कैंपा पे ये मेंस क्वेश्चन मैंने दिया है। कैंपा हैज इवॉल्व्ड बियॉन्ड कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया। तो जिन स्टूडेंट्स को मेंस लिखना है, आने वाला मेंस लिखना है, वो पूरा पूरा आंसर देखने के बजाय इस कीवर्ड्स पे फोकस करें। कैंपा क्या है पहले डिफाइन कर देना आपको, और आपको बेसिकली हाईलाइट करना है कि कैंपा इज नॉट फोकसिंग जस्ट ऑन कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन बट इट हैज evolved. Evolution is now witnessed in functioning of Campa. Just from compensatory afforestation, it is now focusing on biodiversity conservation as well. So it has evolved into a biodiversity conservation institution and species recovery and habitat कंजर्वेशन, इन सब पे वो फोकस कर रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली गैंजेटिक डॉल्फिन रिकवरी एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है अंडर कैंपा, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो मेंस अपेयरिंग स्टूडेंट्स फोकस ऑन कीवर्ड्स एंड ट्राई टू डेवलप योर आंसर अराउंड दीज कीवर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डीएनए बेस्ड इंडेक्सिंग सिस्टम फॉर ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। रिसेंटली 91st मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज तो चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसकी स्टैंडिंग कमिटी चेयर्ड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमिटी की एक मीटिंग के दौरान फैसला किया गया कि राइनोज कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा रोडीज, राइनो डीएनए इंडेक्सिंग सिस्टम, रोडीज। ये रोडीज पहले से भी प्रपोजल में था, इसको फाइनली अप्रूवल दे दिया गया है बाय स्टैंडिंग कमिटी ऑन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। रोडीज के अंतर्गत किया क्या जाएगा, राइनोज का डीएनए कलेक्ट किया जाएगा, उनके ब्लड सैंपल से, ब्लड कलेक्टेड ड्यूरिंग हेल्थ चेकअप्स या ट्रांसलोकेशन के दौरान जो ब्लड कलेक्ट किया जाएगा, या टिश्यू से, जैसे उनका वन हॉर्न जो है उसके टिश्यू से, उनके हेयर से, डंग यानी कि फीकल कंटेंट से राइनोस के, अलग अलग राइनोस के डीएनए को कलेक्ट किया जाएगा और डीएनए की मदद से उनकी प्रोफाइलिंग की जाएगी, सारे राइनोस की। अलग अलग राइनोस को यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, जैसे हमारा आधार आईडी बनता है, राइनोस का आईडी नंबर बनेगा अंडर रोडीज। कौन राइनो कहाँ का है वो भी उस यूनिक आईडी नंबर से लिंक किया जाएगा, जैसे कोई काजीरंगा का है, कोई पौबीतारा, औरंग, मानस, एज, सेक्स, ईटीसी। तो राइनोस का बेसिकली एक डीएनए नंबर, डीएनए इंडेक्सिंग की मदद से यूनिक आईडी जनरेट किया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि राइनोस की पोचिंग को काउंटर किया जा सकेगा। अगर कोई राइनो की किलिंग होती है, मान लीजिए पोचिंग होती है, तो फिर उसमें वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन आसानी से हो पाएगा और कोर्ट के अंदर एविडेंस, फॉरेंसिक यानी कि साइंटिफिक एविडेंस प्रेजेंट करने में आसानी होगी। राइनोस की पॉपुलेशन मॉनिटरिंग में भी हम काम आएगा ये इंडेक्सिंग। ट्रांसलोकेशन अगर राइनो का होता है, नेचुरल तरीके से एक राइनो मान लीजिए कि पौबी तरह से निकल करके काजीरंगा पहुंच जाता है, मान लीजिए, तो फिर वो काउंटिंग हो पाएगी कि इसका ट्रांसलोकेशन हुआ है। तो ये सब फायदा होगा विथ हेल्प ऑफ रोडीज बेस्ड राइनोस इंडेक्सिंग, डीएनए इंडेक्सिंग। उसके अलावा ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमिटी की मीटिंग हुई है, इसमें पिग्मी हॉग से रिलेटेड भी एक फैसला लिया गया है। पिग्मी हॉग हैज बीन नाउ इंक्लूडेड अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके चलाते हैं। स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर अ स्कीम, ब्रॉडर स्कीम, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, IDWH, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम। ये स्कीम के अंतर्गत स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम चला जाता है। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, IDWH स्कीम के अंतर्गत जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, उनके हैबिटेट रीडेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है ताकि उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सके। तो एक ब्रॉडर स्कीम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम। उस स्कीम के अंतर्गत चलाया जाता है एक प्रोग्राम जिसका नाम है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम।
और उसी स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत कई सारे इंडेंजर एंड क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज के हैबिटेट को कंजर्व करने पे फोकस किया जा रहा है, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड एंड ऑल। अब उसी स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत पिग्मी हॉक को भी इंक्लूड कर दिया गया है, मतलब अब पिग्मी हॉक के भी हैबिटेट को रिकंस्ट्रक्ट करने पे फोकस किया जाएगा अंडर दिस स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट PABV4। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। PABV4 इज एक्चुअली पैरट बॉर्न वायरस 4। ये एक तरीके का वायरस है जिसने पहली बार भारत के अंदर बर्ड्स को, कैप्टिव बर्ड्स को इन्फेक्ट किया है, लीडिंग टू देयर डेथ। सो दिस वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड बर्ड थ्रू इट्स ड्रॉपिंग्स या फीदर डस्ट। PABV4। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। लिटरेसी इन इंडिया से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। 95% अगर लिटरेसी किसी भी स्टेट की हो जाए तो उसको फुल लिटरेसी माना जाता है, फुल लिटरेट माना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ इनकरेक्ट पूछा था तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। यहाँ तो हमने पिछले क्लास में ही डिस्कस कर लिया था कि पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तीसरा भी ऑफ कोर्स गलत है। IMF का काम नहीं है ये वर्ल्ड बैंक का काम है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंसुलिन और ग्लाइकोजेन से रिलेटेड चौथा स्टेटमेंट गलत है। मसल ग्लाइकोजेन इज नॉट रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। मसल ग्लाइकोजेन इज यूज्ड बाय द मसल इटसेल्फ। इट इज द लीवर ग्लाइकोजेन दैट इज रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। क्रोकोडाइल से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट में नहीं, अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है और लीस्ट कंसर्न है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की अगर हम बात करें तो। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।